देखो, ये हमारा फोर्थ पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देन पहला क्वेश्चन, ए मास ऑफ डायटोमिक गैस गामा दे चुका है 1.4 एट ए प्रेशर ऑफ 2 atmospheric is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 degree centigrade to 9 to 7 degree centigrade. Okay, the pressure of gas in the final state. मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के रिलेशन में कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है? कहाँ पर? एडियाबेटिक की कंडीशन में है। तो ये तो दे चुका है कि एडियाबेटिक कंडीशन के हमें पुट करने के लिए दे चुका है कि नहीं? देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एडियाबेटिकली, एंड मुझे पता है एडियाबेटिक में पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर किस किस का रिलेशन में दिया है? प्रेशर एंड टेम्परेचर की रिलेशन में दिया है। मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी। देन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई भी, सॉरी एन आर टी बाई पी। तो मैं यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ? एन इक्वल टू 1 मोल मैंने मान लिया, तो क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू आर टी बाई पी। देन पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब पी भी के जगह पर आर टी बाई पी होल पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देन क्या हो जाएगा? पी आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा बाई पी टू द पावर गामा दैट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो सकता है पी वन, सॉरी, आर पर गामा टी टू द पावर गामा बाई पी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। हमारा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आया? आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा पी टू द पावर गामा -1। और क्या हो सकता है? पी टू द पावर 1 - गामा आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लो, ये फॉर्मूला लो, कुछ नहीं। ये नीचे जो आया है ऊपर आकर क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस हो गया तो पी टू द पावर 1 - गामा हो गया। और कोई भी बात और कुछ भी बात नहीं, इतना सी बात है। ओके, देन ये नोट करो। उसके बाद हम जाएंगे, तो क्या होगा उसके बाद? हमें पता है T1 क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड हमें पता है सेंटीग्रेड का कोई काम नहीं है, हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन के लिए क्या करना होगा? +273 दैट इक्वल टू 300 केल्विन। सिमिलरली टी टू है 9 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है? +273 दैट इक्वल टू 1200 केल्विन। तो T1 T2 आ गया। और क्या पता है? हमें प्रेशर P1 पता है 2 एटमॉस्फेरिक। हमें क्या पता करना है? P2 पता करना है जो कि फाइनल है। ये हमें पता करवाना है फाइनल। तो फॉर्मूला हमारा क्या आया था? फॉर्मूला आया था आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा आर T1 टू द पावर, ये कांस्टेंट आया। इसका मतलब क्या है? R1 गामा T1 गामा बाई P1 गामा -1 इक्वल टू R2 गामा T2 गामा बाई P2 गामा -1। आर तो सेम है, इनिशियल केस हो या फाइनल केस हो, है नहीं? तो P1 गामा -1 दैट इक्वल टू R गामा T टू द पावर गामा बाई P2 द पावर गामा -1।
आर गामा तो सेम है, तो कैंसिल हो गया। ओके, बाकी का क्या बचा? T1 क्या है? 300 है, पुट करो, फॉर्मूला पुट करो। 300 पावर 1.4, गामा का वैल्यू क्या है? 1.4 बाई P1। P1 है कि नहीं? P1 गामा -1 दैट इक्वल टू 1200 पावर 1.4 बाय P2 गामा -1। तुम बोलोगे सर P1 की क्यों नहीं पुट किए? कर रहा हूँ। ओके, इतना तक लिख लिया, इतना तक लिख लिया, जल्दी देखो इतना तक। उसके बाद क्या होगा? देखो, देखो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P2 बाई P1 का, P2 बाई P1 का गामा -1 लिख सकता हूँ। देखो फिर से बोल रहा हूँ, देखो कंफ्यूज हो मत हो, कंफ्यूज मत होना। देखो, इसको इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे डिवाइड कर रहा हूँ? 1200 बाय 300 का होल टू द पावर 1.4 दैट इक्वल टू P2 बाई P1 का होल टू द पावर गामा -4। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा? 1.4 टू, सॉरी सॉरी सॉरी, 312, 4 आ गया, 4 टू द पावर 1.4 दैट इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा -1 मीन्स 1.4 -1 दैट इक्वल टू 0.4। तो क्या हो गया? 0.4। ओके, तो ये जो यहाँ पर पावर है इधर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P2 बाई P1 दैट इक्वल टू 4 टू द पावर 1.4 बाई 0.4। ये पावर है, ये क्या है? पावर में है। ओके, तो अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा कि P2 बाई P1 दैट इक्वल टू 4 टू द पावर 1 पॉइंट, देखो 1.4 बाई 0.4, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, तो ये कटेगा 2 से 7, ये कटेगा 2 से, 4 टू द पावर 7/2। ओके, देन क्या होगा? देन P2 बाई P1 दैट इक्वल टू, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 7/2। मैं कल ही प्रीवियस क्लास में बोला था कि x टू द पावर m इंटू पावर ऑफ 1/n, तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर m/n। सिमिलरली क्या हो जाएगा? P2 बाई P1 दैट इक्वल टू 2 टू द पावर 7। ओके, तो P1 का वैल्यू क्या है? P1 इक्वल टू क्वेश्चन में दे चुका है 2 एटॉमिक स्फीयरिक। तो P2 क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू 2 into 2 to the power 7 दैट इक्वल टू 2 to the power 8, एंड 2 to the power 8 इक्वल टू 256 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो गया? क्लियर? देखो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो बहुत जरूरी है, उसके साथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो जानना भी जरूरत है। तुम यहाँ पर जब आ जाओगे तब लॉन मत पुट कर लेना, क्योंकि लॉन टेबल हमें दिया नहीं है। लॉन का वैल्यू दिया होता तो हम लॉन पुट कर लेते। तो लॉन पुट ना करके सिंपली कैसे कैलकुलेशन होगा वो सोचना चाहिए। ओके, देन स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन confined ideal gas dodges minus 150 joule of work against its surrounding. This implies that मीन्स ये बोल रहा है कि ये जो -150 जूल जो वर्क डन हुआ है इसका मतलब क्या है। पहला, 150 जूल ऑफ हीट गैस has been added to the system, 150 joule of heat has been removed from the gas, 300 joule of heat has been added to the gas, no heat is transferred because the process is isothermal। देखो, ये देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर क्वेश्चन को डिटरमाइन मत करना, इसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसके बाद कंक्लूजन में आना। ये जो 150 का काम है इसका तो कोई भी काम नहीं। एंड आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर नहीं होता है क्या? एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे कि -150 जूल का मतलब हीट ऐड करवाना होता है और हीट रिमूव करवाना होता है। माइनस आ गया तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे। माइनस आ गया तो हो गया क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब रिमूव। प्लस आ गया तो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ऐड करना, देना। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है? रिलीज होना, रिमूव होना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। In thermodynamic processes, which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है क्या? क्या पूछा है? कौन सा वाला ट्रू नहीं? ये वाला क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा कॉन्फिडेंस में देना, पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर नॉट ट्रू दिया होगा, तुमने ट्रू सोचकर कोई किसी को यहाँ पर देख लिया एक ने, अरे भाई ये तो सही है, तो ये मान लो ऑप्शन 3। अरे भाई क्वेश्चन तो देख लो, क्वेश्चन में क्या दिया है? नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो पहले देखो, एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब क्या है? आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, बट यहाँ पर क्या दे चुका है? प्रेशर कांस्टेंट। तो ये तो पहला ही फॉल्स चला आया, तो बाकी को क्या ध्यान देना? बाकी को ध्यान देना ही नहीं। फिर भी हम देख लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, हाँ ये भाई सही है। आइसोथर्मल तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है। एडियाबेटिक में ये इक्वेशन भी सही है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, हाँ सही है। क्यों? एडियाबेटिक में क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होता, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम को हीट ट्रांसफर नहीं होता। एंड हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? उसका सराउंडिंग को इंसुलेटेड कर लेना होगा, हाँ कि नहीं? जीरो लॉ में पढ़े थे, इंसुलेटेड को इंसुलेटर कर लेंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ये देखो, एक मोनोएटॉमिक गैस, क्या बोला है? मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1, ओके, compressed adiabatically to 1/8 its original volume, that is the final pressure of the gas। पहले तो क्या दे चुका है? एडियाबेटिकली दे चुका है। एडियाबेटिकली दे चुका है तो आंख मूंद के क्या डाल देना है? पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये बस डाल देना और कुछ नहीं सोचना है। इसका मतलब क्या?
P1 V1 to the power gamma, P2 V2 to the power gamma। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो फाइनल वॉल्यूम है, ये जो P1 एंड V1 था, बाद में क्या हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया V1 टू द पावर 8, 1/8 पार्ट हो चुका है ओरिजिनल का। ये ओरिजिनल है, ये फाइनल है। P2 V2 क्या है, फाइनल है। जो फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 होता है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 to the power gamma that equal to P2 V/8 to the power gamma। ओके, आगे नहीं। तो गामा का वैल्यू क्या है, मोनोएटॉमिक गैस में गामा का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। मोनोएटॉमिक गैस में गामा का वैल्यू क्या है, 5/3 है। क्या है, 5/3 है। गामा का वैल्यू डाल दो। तो P1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P1 by P2, P1 by P2 that equal to V1 by 8 to the power gamma into 1 by V1 to the power gamma। लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे भाई जरूर लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, P1 by P2 equal to V1 to the power gamma 8 to the power gamma by 1 by V1 to the power gamma। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, P1 by P2 that equal to 1 by 8 to the power gamma, मतलब 1 by 8 to the power 5/3। ओके, आगे नहीं, बाकी का देखते क्या होगा। P1 by P2 दैट इक्वल, में 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 to the power क्यूब पावर 5/3। वही कॉन्सेप्ट होगा, 5/3 पावर में होगा तो क्या होगा, इस पावर से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P1 by P2 दैट इक्वल टू 1/2 द पावर 3 इंटू 5/3। ये 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि, देखो क्या हो जाएगा, P1 by P2 दैट इक्वल टू 1/2 द पावर 5। हमें क्या पता करना है, P2 पता करना है। तो P2 इक्वल टू P1, P2 इक्वल टू क्या हो गया, P1 इंटू 2 द पावर 5 दैट इक्वल टू P2 टू द पावर 5 क्या है, 32, 32 P1। आ गया हमारा आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Cp and Cv denoted the specific heat for unit mass। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 ग्राम, यूनिट मास दे चुका है, 1 ग्राम सब्सटेंस फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर इक्वल टू Cp एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू Cv। ओके, तो मैं पूछ लूंगा, ये क्या दिया है, फॉर मॉलिक्यूलर वेट m मास के लिए, तो 1 ग्राम मास के लिए इतना, m ग्राम मास के लिए क्या हो जाएगा, mcp हो जाएगा कि नहीं, m ग्राम मास के लिए क्या हो जाएगा, mcv हो जाएगा कि नहीं। एंड मुझे पता है cp माइनस cv इक्वल टू r। तो m वेट के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mcp माइनस mcv इक्वल टू r। तो cp माइनस cv इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई लोग, r/m हो जाएगा कि नहीं, भाई लोग बहन लोग दोनों के लिए। तो cp माइनस cv इक्वल टू क्या हो जाएगा,
R/m। ओके, कोई गलती नहीं, गलती कुछ भी गलती नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The internal energy changes in a system that is absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work. Okay, then what is the internal energy पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये इंटरनल एनर्जी क्या होगा भाई, जहां पर कि 2 किलो कैलोरी हीट को वो ऑब्जर्व किया एंड वर्क डन किया, कितना किया, 500 जूल का वर्क डन किया। तो हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू क्या है, 2 किलो कैलोरी। 2 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या है, 2000 कैलोरी। एंड यहाँ पर क्या दिया है, जूल का यूनिट दिया है, ऑप्शन में भी जूल दिया है। तो हमें क्या कर लेना होगा, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना होगा। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 4.2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 8400 जूल। तो डेल क्यू के जगह जगह पर 8400 जूल दैट इक्वल टू डेल यू तो हमें पता नहीं, प्लस 500 जूल। तो डेल यू क्या हो जाएगा, 8400 माइनस 500 दैट इक्वल टू 7900 जूल। ओके, आगे नहीं। देखो मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये ऑब्जर्व पूछा है। मैं बोला है ऑब्जर्व के लिए प्लस, रिलीज के लिए माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यू, ई एंड डब्ल्यू denoted respective the heat added, change in internal energy and the work done। heat added के लिए Q, change in internal energy के लिए E, work done के लिए W। फॉर ए क्लोज्ड साइकिल, फॉर ए क्या, क्लोज्ड साइकिल इसके लिए कौन सा इक्वेशन सही होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लोज्ड साइकिल में इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो हमें पता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यू, डेल यू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। दैट मीन्स क्यू इक्वल टू डब्ल्यू इस क्वेश्चन के आधार पर। बट ये नहीं बताया कि क्यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ये कभी नहीं होगा। ये होगा कि नहीं हमें पता नहीं। क्लोज्ड साइकिल के लिए ये होगा, बट ये नहीं होगा। जीरो कब बताया, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो कब बताया, कोई नहीं बताता है। बट ई इक्वल टू जीरो बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लोज्ड सर्कल के लिए क्या होगा, हमेशा ई इक्वल टू जीरो। क्यों, क्यों जीरो होगा क्लोज्ड सर्कल के लिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, ओनली इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जब एक क्लोज्ड सर्कल हो जाएगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो तो हो जाएगा ना। ओके, ये याद रख लो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया है। हाँ, ये वाला आया क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। एक कार्नट इंजन whose sink is
300 Kelvin has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of source be increased so that so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency? ओके, क्या बोला है कि एफिशिएंसी दिया है 40%। 40% का मतलब क्या है? 0.4 में लिख सकता हूँ। क्यों? एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है? एफिशिएंसी इक्वल टू W/Q1 इंटू 100 को यहाँ पर लूंगा तो इंटू 100 लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा जो कि 40% है। तो W/Q1 तो क्या हो जाएगा? 40/100 दैट इक्वल टू 0.4। ओके, इतना सा बात है। तो यहाँ पर 0.4 जब था, वहां पर सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर में मान लो T1, सिंक का टेम्परेचर मान लो T2। तो T2 का टेम्परेचर क्या था? 300 केल्विन था। तो T1 क्या था? T1 कुछ था, हमें पता नहीं। कुछ समय के बाद सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। T1 इंक्रीज होकर क्या हो गया? T1 प्राइम हो गया। T1 इंक्रीज होकर T1 प्राइम हो गया। बट T2 उतना सा ही रहा, 300 केल्विन ही रहा। बट एफिशिएंसी क्या हो गया? 50% इंक्रीज हो गया। 15% का मतलब पहले था, ओरिजिनल था 40%, उसका 50% इंक्रीज हो गया, प्लस 40 का 50%, 40 का 50%, तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 इक्वल टू 60%। इसका मतलब 0.6। ओके, तो कंक्लूजन क्या आया? पहला था इतना जो कि 0.4, पहला एफिशिएंसी था 0.4, जिसका T1 था सोर्स का टेम्परेचर, T2 का टेम्परेचर था 300। दूसरे बार 50% इंक्रीज होने के बाद एफिशिएंसी कितना रहा? 0.6। एंड टेम्परेचर की, सोर्स का टेम्परेचर क्या रहा? वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है जो कि हमें पता नहीं, इसलिए हम T1 प्राइम ले गए। एंड T2 उतना ही रहा जो कि 300 है। तो हमें इसका वैल्यू को निकालना होगा। सर इसका वैल्यू नहीं, कितना इंक्रीज किया है, ये कितना इंक्रीज किया है हमें उसको निकालना होगा। ओके, चलो निकालेंगे। निकालने से क्या जाता है? कुछ नहीं, निकाल ही लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यही बात है। निकाल तो लेंगे बट कैसे निकालेंगे, वो बात है। तो देखो, मैं पहले जो एफिशिएंसी है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफिशिएंसी इक्वल टू 0.4 इक्वल टू, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? T1 माइनस T2/T1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T1/T1 माइनस T2/T1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2/T1। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 - T1 के जगह, T2 के जगह पर क्या है? 300/T1, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? 300/T1 इक्वल टू 1 - 0.4 दैट इक्वल टू 0.6। आ गया? रुको रुको, थोड़ा ही आया है, अब तक आया ही नहीं। ओके, देन अभी क्या होगा? 300/T1 दैट इक्वल टू 0.6। तो T1 क्या आ जाएगा? 300/0.6 दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/10। 6/10 तो क्या हो जाएगा? 500 केल्विन। तो हमारा T1 जो आ गया 500 केल्विन आ गया। ओके, अब हम दूसरा इक्वेशन की तरफ जाएंगे। इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो दूसरे इक्वेशन क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी 50% इंक्रीज हो जाने के बाद इसका जो नया वाला एफिशिएंसी आ गया वो आ गया 0.6।
1 माइनस 300 बाय, क्यों, इसका एफिशिएंसी क्या आएगा, इसका एफिशिएंसी ऐसे आ जाएगा, T1 प्राइम माइनस T2 बाई T1 प्राइम। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 बाई T1 प्राइम। ओके, तो 1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, 300 बाई T1 प्राइम, आगे नहीं, इसको इधर ला दो, 300 बाई T1 प्राइम दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.6। ओके, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। तो क्या होगा देखो, इट्टा इक्वल टू इट्टा प्राइम 300 बाई T1 प्राइम इक्वल टू 0.4। तो T1 प्राइम क्या हो जाएगा, 300 बाई 0.4, हाँ कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 750। तो T1 था 500 केल्विन, T1 प्राइम था 750 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, 750 माइनस 500 दैट इक्वल टू 250। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ जब लिख रहा हूँ तब ही लिख लो, बाद में लिखोगे तो पता नहीं चल पाएगा कौन सा स्टेप पर के बाद कौन सा स्टेप होता है। ओके, थोड़ा हैंड स्लो करो, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला भी वही उसी तरह की क्वेश्चन है। An engine has efficiency 1 by 6 when the temperature of sink is reduced to 62 degrees Celsius. Its efficiency is doubled. ओके, तो क्या दिया है कि ये दिया देव यहाँ पर गिवन है कि एफिशिएंसी क्या है, 1/6। ओके, तो एफिशिएंसी इक्वल, एफिशिएंसी क्या है, 1/6, दैट इक्वल टू 1/6 इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1। ओके, नया वाला जो सिंक का जो टेम्परेचर आया, नया वाला, इसका डैश क्या हो गया, डबल हो गया, दैट मीन्स 1/3 हो गया। T1 का कुछ चेंज हुआ है, T1 कुछ चेंज नहीं हुआ है, T1 T1 ही रहा है। T2 प्राइम जो हुआ वो चेंज हो गया, कितना, 62 डिग्री सेल्सियस रेड्यूस हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस 62। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/3 दैट इक्वल टू T1 माइनस T2 डैश प्राइम बाई T1। मतलब T1 माइनस T2 डैश प्राइम का मतलब क्या है, T2 माइनस 62। अरे भाई, रेड्यूस हुआ है, सेंटीग्रेड में रेड्यूस होना जो मतलब है, केल्विन में भी रेड्यूस होना वही मतलब है। ओके, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंस में सेल्सियस एंड केल्विन का सेम मेजरमेंट है, बाई T1। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/3 दैट इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 62 बाय T1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 दैट इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 प्लस 62/T1। एंड इसका जो वैल्यू आया है, क्या आया है, 1/6 ही तो आया है। तो मैं इस वैल्यू पर 1/6 को डाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं, 1/6 को डाल सकता हूँ कि नहीं, जरूर डाल सकता हूँ। तो क्या होगा, तो 1/3 इक्वल टू 1/6 प्लस 62/T1।
तो 1/3 माइनस 1/6 दैट इक्वल टू 62/T1। तो क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस करो, एलसीएम लो, माइनस करो तो 1/6 इक्वल टू 62/T1। तो T1 इक्वल टू 62 इंटू 6 दैट इक्वल टू 372 केल्विन। 372 केल्विन का मतलब कितना सेल्सियस, 372 माइनस 273, तो कितना सेल्सियस आएगा, 99 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। ओके, देन स्क्रीनशॉट ले लो।